है ना। तो मम्मी कहती है तब तक चाय बना देती हूँ, है ना। और ऐसा लगता है कि अरे चाय बना दो ना, बस 5 मिनट और। फिर तुम ट्राई करते हो कि वो सपना दोबारा से आ जाए, लेकिन कभी आता नहीं। ऐसा होता है सबके साथ, या मेरे साथ ही हुआ है? अदिति, हुआ है? यस सर। अंशिका? हुआ है सर। कोमल? यस सर। नेहा? यस सर। नीरज? मेरी आवाज आ रही है? हेलो नीरज, श्योर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो? तो अब वो यही चीज है कि हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली सेम सपना हमें दोबारा आए, आता नहीं, है ना, आता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम जब फिक्स रहेगी, अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, खत्म, बस इतना सही है सिंपल भाषा में। एक हम थर्ड लॉ करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक, लॉ ऑफ पीरियड। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। थर्ड लॉ ये बोलता है पीरियड का, कि कितना टाइम लगेगा एक प्लेनेट को सन के अराउंड घूमने में, वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक प्लेनेट, ये है सन, सेंटर में है। अब हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल को ही मानते हैं कि सन सेंटर में है और धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अब हमारा यही मॉडल काम करता है। अब मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ इसके चारों तरफ घुमा रहा है, और ये जुपिटर है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है। ये है जे जुपिटर, ये है ई अर्थ। अब मुझे लॉजिकली ये बताओ, क्या बोलते हैं कोमल, जुपिटर को ज्यादा टाइम लगना चाहिए सन के अराउंड घूमने में, या फिर अर्थ को? जुपिटर को। लॉजिकली जो जितना ज्यादा दूर होगा वो बड़ा चक्कर लगाएगा, है ना। और बड़ा चक्कर लगाएगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। बस यही है लॉ ऑफ पीरियड, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, यही है लॉ ऑफ पीरियड। अब मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड में ये पूरा ग्राउंड का ट्रैक लगा लो, कोई बच्चा यहाँ से मुंह करके एक चक्कर लगाएगा और दूसरा इंसान यहाँ से लगाएगा, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस को कवर नहीं किया ना, तो जुपिटर वाले को ज्यादा टाइम लगेगा। यही बात ये बोलते हैं कि इसके केस में जो टाइम पीरियड लगेगा, टाइम पीरियड, यहाँ पे टी है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की, कितना टाइम लगता है घूमने में, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे, अगर हम आर ले रहे हैं, वो रेडियस नहीं है एग्जैक्टली, वो सेमी मेजर एक्सिस है। ये भी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस आउट बाय द प्लैनेट। अब तुम्हें लगेगा कि इतनी लंबी चीज लिखवाई है सर ने, क्या ऐसे होते हैं? अरे है तो बहुत छोटी सी चीज। ये लिखवाने का कारण ये है कि जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, तो वो इन्हीं चीजों से होते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सन है, ठीक है, ये सन है, तो अगर प्लेनेट ऐसे घूम रहा है तो दो टाइप की एक्सिस होती हैं, क्योंकि ये तो छोटी होगी ऐसे वाली तो, और ये वाली लंबी होगी। मेक सेंस? इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, क्योंकि इसका लेंथ कम है, और जिसका लेंथ ज्यादा होता है वो होता है मेजर एक्सिस। ठीक है, ये होती है मेजर एक्सिस। अगर हम इसका आधा डिस्टेंस माने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने आर बोल दिया, यही है सेमी मेजर। ठीक है, इसलिए हमारी जो धरती है हंसिका, वो गोल है या एलिप्टिकल है? सर इलेक्ट्रिकल है। एलिप्टिकल है, गोल नहीं है। धरती गोल नहीं है, थोड़ी एलिप्टिकल है। इसका मतलब, अगर हमारी रेडियस पूरे धरती के ऊपर सेम नहीं रहती, नीरज वीडियो कॉल ऑन करनी है, ठीक है। तो
पूरे की रेडियस सेम नहीं रहती, कुछ पॉइंट पे कम है, कुछ पॉइंट पे ज्यादा है ना। और इसलिए तुम देखोगे कि पोलर रीजन पे और इक्वेटर रीजन तुमने सुने होंगे, तो 10th तक पोलर रीजन एंड इक्वेटर रीजन ज्योग्राफी में सुने हैं ना। तो वो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। ये ऊपर जो माइनर एक्सिस वाला पॉइंट होता है ना, ये पोलर पॉइंट होता है, और यहाँ पे इक्वेटर लाइन होती है जो मेजर। ये क्या बोलते हैं, तीसरा लॉ बड़ा सिंपल सा है कि कितना टाइम लगेगा एक प्लेनेट को धरती के अराउंड, मतलब सॉरी सन के अराउंड चक्कर काटने के लिए, वो उसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। वो उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। कोई डाउट? पहले हमने 3 लॉ पढ़ ली, अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि मैं कितनी भी कहानियां बता लूं, जब तक हमारे नीट के क्वेश्चन इजी वे में सोल्व नहीं हो जाएंगे तो वो कहानियां ही रह जाएंगी। ठीक है, पहले तो इसमें से मैं समरी भी बनाऊंगा। कोई डाउट है? सबने सब कुछ लिख लिया? कुछ मिस आउट तो नहीं है? किसी ने कुछ मिस किया है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, हमने पढ़ा कि धरती सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, उसको हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल बोलते हैं, कि सेंटर में है सन और धरती चारों तरफ चक्कर काटती है। वो मूवमेंट कैसे होता है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए 3 लॉ आए। ये तीनों लॉ केपलर भाई साहब ने बनाए थे। वो बोले कि सबसे पहला, कि कोई भी प्लैनेट, मान लो ये है सन का सेंटर, कोई छोटी सी चीज, अंगूर ले लेते हैं, ये अंगूर सन है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो भी प्लैनेट घूमेगा उसका जो पाथ होगा, रास्ता होगा, वो गोल नहीं है, वो एलिप्टिकल, अंडे जैसा है, एलिप्टिकल। ठीक है। दूसरा, ये बोला कि ये प्लैनेट कितना भी जो एरिया कवर करेगा ना, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया होगा, है ना। मान लो अगर हर महीने में सेम मंथ, हर महीने में सेम डेज हो, मतलब 30 दिन का एक महीना है पर मंथ, तो हर 30 दिन में धरती सेम ही एरिया कवर करेगी। समझ? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। और तीसरी बात ये कि कितना टाइम लगेगा इस सन के अराउंड चक्कर लगाने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है। अगर हम नेपच्यून लें या प्लूटो लें, तो उनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है सन के अराउंड चक्कर लगाने में। और जो विनस काइंड के एलिमेंट होते हैं, मर्क्यूरी विनस, उनको कम टाइम लगता है क्योंकि वो पास में है। समझिए, इसलिए मैं दिखा भी देता हूं। टाइम टेकन बाय ईच प्लैनेट फॉर रिवोल्यूशन। देखो, अब ये हमें याद नहीं करने दिन। अगर रेवोल्यूशन टाइम की बात करें कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, मर्क्यूरी के लिए ये 88 डेज है, और नेपच्यून के लिए एक चक्कर लगाने में 165 ईयर लगते हैं। तुम खुद ही हिसाब लगाओ, है ना। तो जो जितना पास में होगा उसको उतना ही कम टाइम लगेगा। मर्क्यूरी सबसे पास में है तो सबसे कम टाइम लगता है, और नेपच्यून सबसे दूर है तो ज्यादा टाइम लगता है। ये जस्टिफाई कर, बताओ। अब तक इन तीनों में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन स्टार्ट किए जाए। हम सीधे नीट के क्वेश्चन देखेंगे, इस टॉपिक से कैसे आए हैं और हम उसको कैसे अप्रोच करने। मैं एक बार पीडीएफ को चेक कर लेता हूँ। नीरज, समझ में आ रहा है? एंड में आने के बाद थोड़ा सा ये तो नहीं हो गया कि सर ये नया टॉपिक कैसे शुरू हो गया? हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो 12th का ही करेंगे। जब 10th मई से हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी, उसमें हम 12th का पोर्शन ही स्टार्ट करेंगे। ये समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पड़ा हुआ है। नीरज, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, मैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चन देख लेता हूँ तब तक।
बोल देती है, उसे पूछ कर देखो, वो बोले जा रही थी। सो ये देखो 2018 का ये नीट का क्वेश्चन है। ये सारे नीट के पीवाई क्यूज। ये पीवाई क्यू ही क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ पीवाई क्यू करने हैं। पहले चैप्टर का ये एनालिसिस करने के लिए कि वो कैसा चैप्टर है, हमें पीवाई क्यू करने बहुत जरूरी है। 2018 का ये क्वेश्चन है, केपलर्स लॉ पे है कि जो काइनेटिक एनर्जी है प्लेनेट की, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। 3 पोजीशन है, ए, बी एंड सी। अब देखने से पता चल रहा है जो ए है वो पेरीहेलियन है, मतलब सबसे पास में है, और जो सी है वो एपहेलियन है, इसका मतलब सबसे दूर है ना। ये क्लोजेस्ट है और ये फारदेस्ट है। ठीक है, तो ए सी मेजर एक्सिस है, और मैंने बोला था कि जब हम डिस्टेंस लेते थे वो सेमी मेजर एक्सिस का लेते थे, इसका आधा है ना। तो यहां से यहां तक होगी सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब हाफ, मेजर एक्सिस का हाफ। ठीक है, एस बी की अगर हम बात करें वो परपेंडिकुलर है ए सी की उस पोजीशन में। तो आपको बताना है कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के ये लगेगा कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो एक बार तो इसको रीड कर लो, किसी को कोई आंसर लग रहा हो कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है तो मुझे बता दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोट डाउन करना है ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखना है डायग्राम के साथ, और लिखना भी है कि ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। सबने लिख लिया? अदिति, हंसिका, कोमल, नेहा, नीरज, सबने एक क्वेश्चन लिख लिया? तो डायग्राम पेंडिंग है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, देख के मैं दोबारा चांस दूंगा, क्या इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत है या कैलकुलेशन की? ऐसे तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। और यही मैंने स्टार्ट होने से पहले बताया था कि जब भी फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूला, फिजिक्स इज नॉट अबाउट कैलकुलेशन। फिजिक्स है कि आपको वो कॉन्सेप्ट आ गया है कि नहीं, है ना। तो अब दोबारा से इसको देखो, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्केयर के। ठीक, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्केयर के। इसका मतलब ये है, मास तो किसी बॉडी का फिक्स ही रहता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करती है कि स्पीड कितनी है उस बॉडी की। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। लॉजिकली एकदम करेक्ट है। अब हमें ये पता करना है ए बी और सी पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या होगी। ठीक है, हमें बस ये पता करना है ए बी सी पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या होगी। अगर स्पीड पता चल गया, जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड उसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे ये बताओ, मैंने एक बात समझाया था कॉन्सेप्ट कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उसमें जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, और जो फारदेस्ट पॉइंट होता है उसमें स्पीड मिनिमम होती है। ये बात को देखो, यहाँ पे हमने क्या था नहीं कहा, ये हमने इस पॉइंट के ऊपर लिखी हुई थी कि देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो मिनिमम होगी एपहेलियन पे, और पेरीहेलियन पे स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसका मतलब
अगर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाए तो ए के ऊपर सबसे ज्यादा स्पीड क्योंकि सबसे पास में है, और सी के ऊपर सबसे कम स्पीड क्योंकि वो सबसे दूर है। इसका मतलब अगर मैं स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो स्पीड ए के ऊपर सबसे ज्यादा होगी, फिर बी के ऊपर, और फिर सी के ऊपर होगी। और अगर जहां पे ज्यादा स्पीड वहां पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो ए सब पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, फिर बी पे, और सबसे कम सी पे। और आंसर इसमें क्या आएगा? अब मुझे बताओ, क्या ये बहुत भारी सवाल था या बहुत लॉजिकल सवाल? कोई बात नहीं, मैं टाइम दूंगा दोबारा लिखने का। अदिति, तो लॉजिकल। एकदम लॉजिकल था। अगर किसी को ये लॉजिक समझ में आता है कि जो सबसे चीज पास में होती है वहां पे सबसे ज्यादा स्पीड है। नेहा, शायद आपने ही बताया था ना ये बात, कि जो चीज क्लोजेस्ट होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। हंसिका, कैसा लगा ये क्वेश्चन? समझ में आया? सर हाँ हो गया था। हो गया तो वेरी गुड। कोमल, हो गया था? ठीक है। नीरज, समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे भी क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन था 2018 का, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में है कि ये सन है, 3 पॉइंट है, ए जो कि क्लोजेस्ट है, बी मीडियम है कहीं पे भी, और सी सबसे दूर है। तो हमें पता है कि इसमें जो स्पीड है वो जो सबसे पास में होगा वहां पे सबसे ज्यादा होगी, और जो सबसे दूर होगा वहां पे स्पीड सबसे कम होगी, है ना? ये लॉजिक हम समझते हैं। हम ये भी समझते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ए पे सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बी पे कम, और सबसे कम सी के ऊपर। बस यही था क्वेश्चन। ठीक। अगर ये अच्छे से हो गया है, अभी दोबारा फिर से टाइम मिलेगा, चिंता मत करना अगर किसी का कुछ क्वेश्चन मिस हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो। फिर से प्लेनेट मूव कर रहा है एक इलेप्टिकल पाथ में, वही अंडे की तरह। इज क्लोजेस्ट टू सन एट डिस्टेंस r1, तो वही क्लोजेस्ट है तो पेरीहेलियन है, और फारदेस्ट है तो एपहेलियन है। v1 और v2 उनकी लीनियर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? ठीक है। तो अब अगर मैं रीड करने की बात करूं तो यहाँ पे ये है कि क्लोजेस्ट पॉइंट के ऊपर जो हमारी स्पीड है, क्लोजेस्ट पॉइंट के ऊपर वो है डिस्टेंस पे r1। फारदेस्ट पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है वो है r2। तो v1 और v2 का रेशियो क्या आएगा? किसी का हो रहा हो तो बेझिझक बता सकते हो, अदरवाइज नोट डाउन करो, कोशिश करो कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। ये नीट 2011 का क्वेश्चन। कोई अटेम्प्ट कर रहा है या मैं एक्सप्लेन करूं? अदिति, हंसिका, कोमल, नीरज।
हो गया? क्या आंसर आया आंसर का? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। अब हम दोबारा से इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि ये इसका क्वेश्चन बनता है क्या। हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो वही पे है कि हम 2011 का हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेम सिचुएशन है कि ये प्लैनेट है, रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो R1 है। ये ए पेरीहेलियन के ऊपर होगा, पेरीहेलियन के ऊपर। और जो दूर का डिस्टेंस है वो R2 होगा और ये एपहेलियन के ऊपर है। अब ये समझो यहाँ पे ये लिखा हुआ था जब मैं ये बातें कर रहा था कि जब भी लॉ ऑफ एरिया की हम स्टडी करेंगे तो लॉ ऑफ एरिया एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है कि कोई बाहर से तो फोर्स लग ही नहीं रहा। बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है एक सिस्टम के लिए एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो दोबारा से। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर कोई बाहर से फोर्स लगता तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो स्टार्टिंग में थी, इनिशियल थी, वही एंगुलर मोमेंटम फाइनल भी होगी। अब स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम कितनी थी? मास तो फिक्स ही रहेगा प्लैनेट का, वो तो चेंज नहीं होता। वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। मान लो ये v1 थी और डिस्टेंस r1 था, इज इक्वल टू दूसरे में भी मास क्या रहेगा? सेम। वेलोसिटी क्या है? v2 और डिस्टेंस कितना होगा? r2। तो मास मास को क्या बोलते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। v1 बाई v2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। बताओ, कोई डाउट? क्योंकि जब भी बाहर का फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो ऐसे केस में मोमेंटम कंजर्व रहती है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर ये रोटेशन नहीं कर रहा होता, सीधा चल रहा होता, तो हम बोलते लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। क्योंकि अब ये घूम भी रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो वेलोसिटी का रेशियो यही आएगा। बताओ, इसमें किसी को डाउट है? अदिति, नो सर। हंसिका? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। बिल्कुल। कोमल? नो सर। हाँ, तो नीरज, बात ये थी, ये बोल रहा था कि एक ही प्लेनेट है, वो घूम रहा है चारों तरफ। किसके? सन के। तो सन यहाँ पे मेन सेंटर में है। जब वो प्लेनेट सन के सबसे पास में आएगा, क्लोजेस्ट होगा, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ पे डिस्टेंस है r1, में मान लेता हूँ स्पीड थी यहाँ पे v1। अब यही प्लेनेट सन से दूर भी जाएगा और जब सबसे दूर जाएगा तो उसका डिस्टेंस है r2 और हम बोले हैं इसकी स्पीड हो सकती है v2। हमें निकालना है कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि क्योंकि प्लैनेट और सन एक पूरे सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, और जब वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सन प्लैनेट के ऊपर लगा रहा है, प्लैनेट सन के ऊपर लगा रहा है, तो कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। और जब भी कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहती है नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दोबारा से बेसिक बता देता हूं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर बाहर का फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो उसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगी। मोमेंटम चेंज का मतलब या तो मास बदल जाएगा या फिर स्पीड बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाती है, या तो स्पीड या मास। और अगर ये लगाए ही ना
तो डीपी भी जीरो हो जाएगी, ना तो मास चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिक्स रहेंगे। जो जहां पे खड़ा है वो वहीं पे खड़ा रहेगा, जो मूव कर रहा है वो मूव ही करता है ना। यही चीज को रोटेशन में हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं कि एल कंजर्व रहे। नीरज को डाउट? नो सर। अब हमने पता था कि शुरू स्टार्टिंग का जो एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम मास तो एम, स्पीड मान लो v1 थी ए पॉइंट के ऊपर और डिस्टेंस था r1। जब ये सी पॉइंट पे पहुंचा तो स्पीड हो गई v2 और डिस्टेंस हो गया r2, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता प्लैनेट का। प्लैनेट का मास तो सेम ही रहेगा जब घूम रहा है तो मास एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया, स्पीड का हम रेशियो निकाल सकते हैं। मेरे समझ में आया? यस सर। हाँ। अब हम और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, दो क्वेश्चन और कर लेंगे, क्योंकि ये सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये नहीं है कि सारे एक ही जैसे हुए जा रहे हैं, तो इसलिए मजा आएगा। अच्छा पहले तो ये बताओ, आगे बढ़ने से पहले कैसा चल रहा है सेशन अदिति? सर अच्छा चल रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है। हंसिका? अच्छा हो रहा है सर, समझ भी आया। कोमल? समझ आ रहा है सर, सही है। नीरज? नीरज? सही चल रहा है सर, अच्छा। ठीक है। आगे फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन करना है कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है। अब अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक फिगर हमने दिखाई एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट की। प्लैनेट ये एस है सन, सन एक जगह पे है और प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है इलेप्टिकल पाथ। हमने देखा एस सी डी एक एरिया था, वो एरिया डबल है एस ए बी के। ठीक है। अगर T1 टाइम हमें लगा है सी से डी मूव करने में, अगर हम यहां से यहां गए हैं तो हमें यहाँ पे टाइम लगा है T1, और जब ए से बी जा रहे हैं या बी से ए की बात है तो हमें टाइम लगा है T2। तो हमें T2 और T1 का रिलेशन निकालना है। अब एक तो एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा टाइम का रिलेशन निकालना है। ये समझना है कि एरिया और टाइम के फ्रेम में ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो हमने सेकंड लॉ में किया था, क्योंकि तीसरा तो टाइम घूमने में कितना लगेगा वो आर क्यूब पे डिपेंड करता है, हमने ये किया था। पहले में कोई फॉर्मूला था ही नहीं, तो न्यूटन सॉरी केपलर का सेकंड लॉ ही है जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एरिया का रोल हो। किसी का आंसर निकल रहा है तो बता देना, या नहीं निकला तो आप बता देना कि सर एक बार एक्सप्लेन कर। सर बी हेलो आया तन्वी, है। टेल मी व्हाट हैपेंड। Yeah, send me topic because at like within 10 minutes I will send you link. People who have same doubt like they can go through it. So I will share link. Okay. Which one?
Anatomy of flowering plant. Anatomy of flowering plant. I have to please revise your expected system once again and make sure, like, you focus more on the counter current mechanism. There you hormone part, feedback mechanism. Okay. So do one thing. Yes. So do one thing. Go through this chapter once again. Note down where you are facing issue. Then even on the call, I can sort it out. Okay. So go through it once. It's good that you are learning through the. Okay. Yeah. Okay. Everybody got B answer. Yes, sir. Who got B answer? Sir, I Aditi? got the answer. Who? Yes, sir. Aditi. Aditi, तुम्हारा आंसर आया था बी? Yes, sir. ओके. हंसिका? सर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला अभी तक। एग्जैक्ट नहीं निकला. इन चारों ऑप्शन में से मैच नहीं हो रहा था. सर डी ऑप्शन थोड़ा मैच हो रहा है इससे। डी ऑप्शन मैच हो रहा. कोमल? मेरा भी क्या बी या डी? डी सर, ये एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है. नीरज? तो देख लेते हैं. हमें बोला गया कि एरिया जो कवर किया है एससीडी ने वो डबल है एरिया ऑफ एसएबी के, और टाइम हमें दिया गया और उनका रिलेशन निकालना. तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि एरिया कितना कवर किया है, क्योंकि जो सेकंड लॉ था, केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ ही लॉ ऑफ एरिया था कि कितना एरिया कवर होगा. वो ये बोल रहा था कि एरिया जो कवर होगा एक गिवन टाइम में वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा. इसका मतलब अगर पहली बार जो एरिया है एस सी बी में और उसमें टाइम लग रहा है T1, विल बी इक्वल टू एरिया कवर्ड इन ए एस बी, और इसका जो टाइम लग रहा है T2, यही था ना. T1 टाइम लग रहा है C2D, हाँ, और T2 टाइम लग रहा है A2B. ठीक है. ठीक है, ये हमारा निकल रहा था. तो और हम बोल रहे हैं कि जो एरिया ऑफ एस सी बी है वो डबल है ऑफ द एरिया ऑफ ए एस बी. ठीक है. कोई डाउट? तो एस टी बी का जो एरिया है वो डबल है एरिया ऑफ ए एस बी डिवाइड बाय टाइम T1, या इसका एरिया है ए एस बी और इसका टाइम है T2. एरिया से एरिया कैंसिल. अगर हम देखें यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? डबल ऑफ T2. मुझे बताओ, क्या बहुत मुश्किल सवाल था? क्योंकि ये जो हम एरिया निकाल रहे हैं ना, वो चेंज इन एरिया, वो टोटल ही एरिया है. जो टोटल एरिया चेंज हुआ है वो है ए सी बी और ये. किसी को कोई डाउट हो तो भेज दे. मैं पीडीएफ भी ये सेंड करूंगा. ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अगर कुछ मिस हो जाए तो उसी टेंशन में. अदिति समझ में आया? Yes, हंसिका? sir. कोमल? यस सर। नीरज? नीरज? नीरज को मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है. एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का. या इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन कर लेंगे हम. जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है ए प्लैनेट का सन के अराउंड, वो 8 टाइम है. पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बी टी टाइम 8 टाइम है. अगर डिस्टेंस ए का सन से कितने टाइम होगा ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ बी प्लैनेट फ्रॉम द सन?
इसमें ये बोला हुआ है कि जो ए प्लैनेट का टाइम पीरियड है वो 8 टाइम है टाइम पीरियड ऑफ बी प्लैनेट का, है ना। और ये हमसे पूछ रहा है कि जो ए का सन से कितने डिस्टेंस टाइम ग्रेटर होगा, जो आर ए का प्लैनेट का है उसका रिलेशन क्या होगा डिस्टेंस ऑफ बी प्लैनेट से, क्या रिलेशन होगा। और हमें पता है जो टाइम पीरियड का रिलेशन होता है वो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर मैं उनका रेशियो निकालूं टी ए बाई टी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर ए क्यूब डिवाइड बाई आर बी क्यूब होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को करो। सर इस बार आगे मैंने काम आंसर क्या आंसर आया? सी 4 टाइम्स। 4 टाइम। और किसी का कोई दूसरा आंसर आया है? सर 4 टाइम्स। 4 टाइम। एक मिनट मैम। 4 तीनों का 4 टाइम आएगा, एकदम सही आंसर है। क्योंकि अगर मैं टी ए की बात करूं तो हमने बोला था 8 टाइम है टी ए टी बी का। इसका अगर हम स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 8 का स्केयर 64, टी बी का स्केयर डिवाइड बाई टी बी का स्केयर और आर ए बाई आर क्यूब, आर बी का क्यूब। ये कैंसिल हो गया। अगर क्यूब को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो अंडर क्यूब हो जाएगा, और 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का अंडर क्यूब होगा 4। तो 4 इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी। तो ये पूछा है कि ए बी से कितने टाइम होगा, तो 4 टाइम होगा। सबने ऐसे ही किया, तो कोई डाउट? तो आंसर 4 ही आएगा। अब एक चीज तुम नोटिस करोगे, मैंने जब पहले 3 क्वेश्चन दिए तो उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, तो अब मैं पूरा क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले आधा ही कर रहा हूँ और आगे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, जिससे दिक्कत ना है। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, क्या कहती है पब्लिक? ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कर लिया। बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून और जो सैटर्न का है सन से, वो 10⁻13 और 10⁻12 मीटर में है। अज्यूम करो कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो उनका पीरियड का टाइम कितना होगा? उनके पीरियड का टाइम क्या होगा? जो तो टाइम पीरियड जो नेपच्यून का है डिवाइड बाई टाइम पीरियड नेपच्यून का स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम पीरियड सैटर्न का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आर है रेडियस नेपच्यून का क्यूब और आर रेडियस सैटर्न का क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है, हमें वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज पुट करनी है और मुझे आंसर बताओ। हेलो।
अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है। सर सी। सी। सर सी। और सी। आर नेपच्यून का 13 है, और 13 का अगर मैं क्यूब लूं तो क्यूब पावर में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 13 3 जा 39। 12, 12 का क्यूब लेंगे तो 36, तो इनको अगर कैंसिल करेंगे तो 1000 आ जाए। और अगर मैं टाइम पीरियड नेपच्यून बाय टाइम पीरियड सैटर्न का लूंगा तो जो ये स्केयर है दूसरी तरफ अंडर रूट चला जाएगा ऑफ 1000, तो ये आ जाएगा 10√10। कितने रहता है डेमो? ये डेमो लेना किसने? अच्छा, हाँ, बाहर गई हुई थी उस टाइम। कोई बात नहीं। अभी ज्वाइन करूँ या नहीं? हाँ, करवा दूँ? हेलो। बताओ, समझ में आया अच्छे से? अब अब यही सेशन के बाद मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, अदिति क्या फिजिक्स इतनी टफ है? नीट एकदम प्रॉपर नीट सामने देखा है? नो सर। हंसिका? सर जिस अकॉर्डिंग आज पढ़े उस अकॉर्डिंग तो नहीं है। और देखो, मैंने एकदम नीट की चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई इजी या टफ क्वेश्चन, क्योंकि देखो कोई भी टीचर बायस्ड हो सकता है। अब टीचर को नॉर्मली क्वेश्चन इजी ही लगते हैं, है ना? उस तो फिर उसको तो ये लगता है टफ क्वेश्चन में, हाँ इजी ही तो था, बस ऐसे ही तो करना था। और कई बार टीचर बोलते हैं कि हाँ नहीं, बच्चा नया नया आया है, मैं दिखा देता हूँ कि इजी क्वेश्चन, ताकि वो उनसे फिजिक्स सॉल्व हो जाए। ये प्योर नीट के क्वेश्चन है, ठीक है? एक टॉपिक सामने पढ़ाया, उसके हमने नीट के क्वेश्चन किए, और सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और ये उस चैप्टर के थे जो आप सबने बोला कि हाँ सर ग्रेविटेशन में दिक्कत। उससे तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन में दिक्कत आती है। कोमल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था सर, समझ आए। मजे आए? ऐसे कौन से मजे ले रही हो जो हम नहीं कर पा रहे हैं? हैं? हमें भी थोड़ा सा ट्रिक बताओ कि मजे कैसे आते हैं क्लास में पढ़ते हुए। मैंने कहा सर समझ आया है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि मजा आया सर पढ़ के, अच्छा लगा। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ, जैसे कोमल अभी स्कूल में पढ़ रही थी या कोचिंग में थी? सर अभी तो स्कूल में ही जा रही हूँ। ठीक है, तो स्कूल के टीचर में ऐसा क्या है, मतलब जो फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और यही टॉपिक हम पहली बार मिल रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत वेल वर्स्ड हैं अपने टीचिंग मेथड से, तो क्या डिफरेंस लगा? आपने थोड़ा मतलब इजी वे में थोड़ा हर एक चीज बताई है। ठीक है। सर जो है वो मतलब डायरेक्ट। सीधा फॉर्मूला। यस सर। ठीक है। हंसिका, यस सर। क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्लास अच्छा था टीचर से सर। क्या डिफरेंट है? सर क्लास टीचर जैसे एक तो क्लासेस के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो हर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं कर पाते, हम्म। तो और सीधा स्ट्रेटली बताते हैं, इतना डीपली नहीं जाते। ठीक है। हेलो हर्षिता, तो कुछ स्क्रीन के ऊपर आगे लगा हुआ है तो आधा ही दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अब ठीक है। हेलो सर। हेलो हेलो, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा तो लेट हो गई हो, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक हाँ। है, जो भी टॉपिक है। हाँ, हंसिका बता रही थी तो कि इतना डिटेल में नहीं जाते, मतलब वो सिर्फ डेरिवेशन कर देते हैं यस कि हाँ इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया, इसका ये कर दिया। सर। ठीक है। और ऐसा लगा कि नीट कोई टॉप चीज तो नहीं है कि पता नहीं क्या ही है, नीट तो बहुत मुश्किल होता है। फिजिक्स, हाँ जी। नीट की फिजिक्स तो ऐसी मुश्किल है कि जो हो ही नहीं सकती।
अदिति नेहरा, यस सर। अपने सुविचार प्रस्तुत करो। सर एक्चुअली ये सारा कुछ मुझे समझ आया जो अभी मैं न्यू स्कूल में हुई हूँ इसी साल 11th में। तो उधर के टीचर हैं जो वो मतलब समझाते अच्छा नहीं है, वो बुक में से देख देख के पढ़ाती रहती थी और नॉट वेल। तो हम्म। कुछ कोचिंग में जाती थी, कोचिंग वाले सर जैसे पढ़ाते थे बट वो भी क्वेश्चंस देते थे और मतलब लगा के फॉर्मूला वगैरह एंड देन हो गया। और कई बार जब ये सिस्टम कोई पहली बार सुनता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो एक बार ऐसा भी तो लगता है ना कि अच्छा, ये तो पीडब्ल्यू जैसा ही तो है, ऑनलाइन है, घर से क्लास लगानी है। तो कुछ डिफरेंस है उन चीजों में कि अच्छा वो तो एक लेक्चर चल रहा है, आप देखो बीच में बोर हो गए, है ना, बीच में उठ जाओ, समझ में नहीं आया तो मतलब उसमें कोई बहुत सारी चॉइस है, पर एट द सेम टाइम वो कंट्रोल नहीं है टीचर का। उनको ये पता हो कि अदिति क्या कर रही है, हंसिका क्या कर रही है, हर्षिता क्या कर रही है, कोमल ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। वो वन टू वन इंटरेक्शन भी तो होता है ना। वो टास्क दिए जाते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, ये मुझे पता होगा कि अच्छा अदिति ने आज इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रही है। अगर मान लो 7 लाख लोगों का लेक्चर ले रहे हैं तो उनको क्या पता चलेगा कि अदिति है भी कौन इस पूरे सिस्टम। ठीक है, तो यही हमारी यूएसपी है, यही यूनिक एक वो होता है इकोनॉमिक्स में टर्म, यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्राइस, कि आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसका मतलब आप ऐसी क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। देखो टीचिंग मेथड में तो मैं भी मानता हूँ कोई ऐसी तोप नहीं हूं मैं कि मैंने जो पढ़ा दिया दुनिया में कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मोर और लेस इतना ही, टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा फर्क नहीं। मेरा जो डिफरेंस मैं क्रिएट करूंगा वो क्लास में फोकस का है, कि अगर वीडियो ऑन है तो चाह के भी तुम दूर नहीं जा सकते, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन हर 2 मिनट में पूछे जा रहे हैं तुमसे। यही है मैनेजमेंट यूएसपी होती है, कभी भी टीचिंग यूएसपी नहीं हो सकती। इतना ही डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हर टीचर वही पढ़ाएगा ना। मैं उसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट तरीके से बता दूंगा कि मान लो एक सांप तुम्हारे रूम में आ जाए तो क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है। या तो हम भाग सकते हैं डर के, या उसको मारने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ी सी हाइट वाली चीज पे खड़े हो जाएंगे ताकि वो वहां पे चढ़ ना पाए। 3 ही ऑप्शन है। या किसी को कॉल करेंगे कि सांप आ गया तो प्लीज सांप पकड़ने वाले को बुलाओ और बाहर निकालो, घर वालों को बोलेंगे, है ना। अब ये सब किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस सिस्टम, नर्वस रिफ्लेक्स ने एकदम सेकंडों के हिसाब से डिसीजन लिया कि मुझे भागना है या चिल्लाना है। और वो नर्वस सिस्टम किससे बना है, न्यूरॉन से। तो सेल ही डिसाइड करती है कि हमारे काम क्या हों, है ना। तो फंक्शनल यूनिट है हमारा स्ट्रक्चर। हमारा जो सेल का अरेंजमेंट है, एक शेर का है, एक मगरमच्छ का है और एक चींटी का है। वो सेल का अरेंजमेंट ही तो बता रहा है कि उसकी शेप कैसी दिखेगी, उसकी आउटर लुक कैसे दिखेगी। ये स्ट्रक्चरल रोल ही तो है। अब हो सकता है कि मैंने किसको नए तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हो, लेकिन कुछ ऐसा तूफान तो नहीं क्रिएट कर दिया कि किसी ने सुना ही नहीं होगा ऐसा टॉपिक। समझ रहे हो। तो अ, अदिति अगर समराइज करें, हमने इस पूरी क्लास को 5 मिनट में समरी में कैसे बताओगे। सब लोग 5 मिनट पढ़ो, इस चैप्टर की समरी पढ़ो जो मतलब अब तक हमने क्वेश्चन किया ये, और फिर मुझे समरी बतानी है 2 मिनट में कि सर हमने मुझे ये समझ में आया टॉपिक। हर्षिता, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि लेट हो गए हो तो पहली बात तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, तो उसको भी दोबारा से देख सकते। हमने ग्रेविटेशन टॉपिक किया था, ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ की और उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए नीट के। अभी मुझे बताओ कि ग्रेविटेशन का लेवल आपका कैसा है। सर अब मैं आपको बताऊंगी, मेरा 9th 10th है वो ठीक थी। और 11th में आके मेरे को यही लगा लो कि जैसे कि 9th और 10th में साइंस इजी होती है, 11th में आके थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया कि मतलब एकदम थोड़ा लो लेवल का एकदम थोड़ा हाई लेवल का आ गया।
मतलब कर नहीं पाई इतना। 11th में थोड़ी एवरेज ही लगा लो मेरे को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा पूरा ही। ठीक है, तो कैपलर्स लॉ पहले पढ़े हाँ हैं, कुछ आइडिया है इसके बारे में? हाँ सर, पढ़े तो हैं लेकिन इतने याद नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ इतना पता है कि मतलब ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। करेक्ट। हेलियोसेंट्रिक मॉडल का नाम सुना है? कौन सा सर? हेलियोसेंट्रिक मॉडल। मैं नहीं सर। देखो, जब भी ये क्लास होगी और जो भी चीजें नहीं पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा काम है। अगर सारी चीजें पता होती तो क्लास लगाने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है। जिस मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि मुझे बच्चे का लेवल ये समझ में आ जाए कि मुझे कितना काम करना है और मुझे किस लेवल से बताना है। दूसरा, फिजिक्स हमेशा कोरिलेट होती है। कोरिलेटेड कैसे होती है? अगर 11th का मुझे नहीं आता लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर या स्ट्रेट लाइन, तो 12th समझ में नहीं आ सकती सारे क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन, है ना। थ्योरी तो लिख ही देंगे अल्टीमेटली। उसके लिए बहुत जरूरी है कि 11th का भी रिवीजन करना, और वो हम पैरेलली करेंगे। डेली क्लास होगी, ठीक है। और क्लास, मुझे लगता है कि 3 क्लास होंगी, 2 ब्रेक के साथ। पहली क्लास हुई, फिर क्या बोलते हैं 15 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरी क्लास हुई, फिर 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो डेली क्या बोलते हैं 3 क्लास होंगी, और उस टाइम को हम बढ़ाते जाएंगे। दूसरा, हम बोर्ड को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करेंगे। कोचिंग में मोस्टली क्या होता है कि कोचिंग अलग पढ़ा रहा है, बोर्ड वो बोले कि हमें ज्यादा से मतलब नहीं है, हम तो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ पे आती है ना? उसमें दिक्कत क्या आती है कि जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे, टेस्ट आएंगे, तो उसमें बच्चा फिर ब्रेक लेने लग जाता है कि अरे सर मेरा तो कल एग्जाम है, टेस्ट की तैयारी करनी है, तो मैं कल नहीं आ सकती। क्या ऐसा ही होना चाहिए ना? लॉजिकली ऐसा ही होगा। लेकिन अगर बच्चे को साथ साथ में पढ़ा दिया गया तो बोर्ड के लिए टेंशन ही नहीं है, कल एग्जाम है, हाँ सर तैयार हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, आज आप पढ़ाओ, तो आपका काम है। समझ गए? तो हम उसको सपोर्ट करेंगे रादर देन कि नहीं वो मेरा काम है। तो सर अब हर्षिता। आप एक क्लास में थे, आप 10th ऑफ मई से बता रहे थे ना? क्या? क्लास ऑनलाइन क्लास बता रहे थे हाँ, कल, बता रहे 10th मई से बता रहे थे शायद आप। 10th में तो समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा बताना। अब 3 मई को है ना नीट का पेपर? हाँ, तो आप बता रहे थे कि 10 मई से आप क्लास स्टार्ट करोगे। करोगे क्या क्लास? नहीं अभी नहीं, ये वीकली तो जरूर होगी एक बार। ये क्लास एक टाइप की डेमो क्लास है, ये समझने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। जो मैंने बोला था कि मैं 10 मई से रेगुलर क्लास लूंगा, उसका रीजन ये है क्योंकि नीट 3 मई को है, वहां पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये रेगुलर क्लास नहीं होती। लेकिन रेगुलर हम टच में रहेंगे, रेगुलर टास्क दूंगा मैं। हमें ग्रुप बनाएंगे ठीक। जिसमें ये पूछूंगा कि अदिति, हंसिका, हर्षिता, कोमल, आज स्कूल में क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है ना? उसमें से जो डाउट आएंगे वो पूछ सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज तो हम थोड़ा सा लेट इसलिए करें ताकि मैं आप पे जब भी स्टार्ट करूं तो कंटिन्यूअस रहूं। दूसरा, अगले 1 महीने भी तो वो कनेक्टिविटी जरूरी है। उस कनेक्टिविटी के लिए अभी हम बनाएंगे एक ग्रुप जहां पे आप डेली अपडेट दोगे कि सर हमारे स्कूल में ये करवाया गया, और फिर उसमें ये बोलोगे कि सर ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आ गया, ये नहीं आया। जो डाउटफुल टॉपिक होंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी के लिए बोर्ड वाली चीजों को। और उन्हीं के जितना, मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया 12th में स्कूल में, तो फिर मैं उसके क्वेश्चन भेजूंगा नीट के पहले कि पहले ये क्वेश्चन है, ये सोल्व करो, इसमें डाउट आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बीच बीच में एक एक दो दो क्लास लेता रहूंगा ताकि कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। समझ में आ गया सबको? हाँ। यस और सर। अदिति, हंसिका और कोमल एक बार क्विक रिवीजन करो। हर्षिता मैं समझा देता हूँ अब इस सेशन में हमने क्या किया है, लेकिन वीडियो की ठीक। रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। क्विक रिवीजन कर रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी जल्दबाजी में लगे। तो कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ, कैपलर भाई साहब आए
और उन्होंने लॉ बताए कि प्लैनेट सन के अराउंड कैसे घूमते हैं। ठीक है, प्लैनेट सन के अराउंड कैसे घूमते हैं। पहले धरती पे जो बाबाओं का राज हुआ करता था, पादरी बोलते थे, प्रीस्ट, तो प्रीस्ट बोलते थे कि धरती सेंटर में है और सन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इसको हम बोलते थे जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है अर्थ, सेंट्रिक का मतलब सेंटर में, कि ऐसा मॉडल जिसमें धरती सेंटर में हुआ करती थी और सन उसके चारों तरफ चक्कर काटता था। लॉजिकली देखें तो हम देख के बोल सकते हैं हाँ सही बात तो है ना। जब हम देखते हैं कि सन हमारे चारों तरफ ही तो चक्कर काट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम घूम रहे हैं सन के चारों ओर। इसलिए सन तो मोर और लेस अपनी जगह पे ही है। आगे दूसरे फिर कोपरनिकस भाई साहब आए और वो बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है। हेलियो का मतलब होता है सन, कि सन सेंटर में है और सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है। बाद में एक इंसान आए थे ब्राहे। ब्राहे ने नेक्ड आई के साथ प्लेनेट की स्टडी की थी, तो ज्यादा इक्विपमेंट यूज नहीं किए थे, ऑब्जर्वेशन की थी, और नेक्ड आई के साथ जो ऑब्जर्वेशन थी उनको ही उन्होंने लिखा था। लेकिन उन्होंने लिखा और उसको यूटिलाइज किया पहली बार उनके स्टूडेंट रहे केपलर्स ने। तो केपलर ने ब्राहे के काम को कंपाइल किया, इकट्ठा किया और उसको लॉ की फॉर्म में बना दिया, और उसी को आज हम स्टडी करते हैं। पहला केपलर का लॉ ये बोलता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट हम इसको बोलते हैं, कि सन सेंटर में होगा, प्लेनेट इसके चारों तरफ घूमेगा, और प्लेनेट का घूमने का जो रास्ता है वो एलिप्टिकल होगा, मतलब अंडे की शेप में, अंडे की शेप में होगा, इसको एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। बस इतना ही। केपलर फिर दूसरा लॉ भी देने वाले, एक में थोड़े ना काम चलाएंगे, ज्यादा देंगे, और उन्होंने दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ एरिया, जो ये बोलता है कि अगर एक ही प्लेनेट की बात हो रही है, एक गिवन प्लेनेट का मतलब सिर्फ एक प्लेनेट की बात कर रहे हो कि धरती सन के चारों तरफ कैसे घूमे, सिर्फ धरती की बात होगी और किसी की नहीं। तो एक गिवन प्लेनेट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करेगा। मतलब जैसे अगर महीने में अगर 30 दिन हो पूरे साल, तो हम बोलेंगे हर महीने में धरती इक्वल एरिया कवर करती है। ठीक है, तो वही था लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ, कि एरिया और टाइम का जो रिलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर किया है। इसी बात को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था जिसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए हमें लीनियर मोमेंटम समझना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी पी लिखते हैं। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए हमें न्यूटन का सेकंड लॉ समझना पड़ेगा। अब मैं चाहूं तो सीधा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता के निकल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कोरिलेट करो चीजों के साथ, कि कौन कहां से आया और इसकी वजह से चीजें आसान है। अब न्यूटन के जब 3 लॉ हुआ करते थे, न्यूटन के 3 लॉ तो अच्छे से पढ़े ही हैं हर्षिता, है ना। पहला लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर वो मूव कर रही है, मूव करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी ही बॉडी मतलब अपनी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगी। जैसे अगर तुम सो रही हो, तुम सोने की कोशिश करोगी जब तक कोई तुम्हें उठाए नहीं, है ना। तो वो भी इनर्शिया ही है कि जैसे हम हैं ऐसे ही चलते। ठीक है। दूसरा लॉ ये बोलते हैं कि अब रहने की कोशिश तो करती, अब आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया और उसको चेंज करने की कोशिश की, तो अगर फोर्स लगा दिया और उसको चेंज करने की कोशिश की है ना, तो ऐसे केस में जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही उसके अंदर चेंज होगा। समझ? पहले तो लगाना नहीं था, अब लगा ही दिया है, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओ उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मान लो तुम्हारी कोई दोस्त है, वो उठ नहीं रही है, तुमने जोर लगाया, एकदम पूरी पावर लगा के खींच लिया, और फिर पीछे ऐसे कमर से वो नहीं करने, पीछे धक्का देते जाते हैं। हम जितना धक्का लगाएंगे उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि कितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से स्पीड चेंज होती जाएगी। तो उसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं कि जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे
उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम क्या होता है? या तो उसका मास चेंज हो सकता है या उसकी स्पीड चेंज हो सकती है ना। ज्यादा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड हो जाएगी, मोमेंटम ज्यादा हो जाएगी, है ना। तुमने फोर्स लगाया, स्पीड बढ़ी, वी बढ़ी, वी इंक्रीज हुआ, वी इंक्रीज हुआ तो लीनियर मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। लीनियर मोमेंटम अगर इंक्रीज हुआ तो ऐसे केस में हम देखेंगे फोर्स ज्यादा था इसलिए ऐसा हुआ। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे कुछ भी तो जैसे थे ऐसे ही रहेंगे, लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर ही रहेगी। जैसे मान लो पहले कोई इंसान बैठा था, अगर उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई बाहरी फोर्स नहीं है, शांति से वो बैठा ही रहेगा, है ना। अगर भूख लगी, ये भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स है कि हाँ भूख की वजह से उठना है, वरना वो बैठा ही रहता। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम जैसा था ऐसा ही रहेगा अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता तो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत पॉपुलर है, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते। बॉम्ब जब फूटता है तो यही इसी पे काम करता है। कोलिजन एक टॉपिक था वर्क एनर्जी पावर में, वो पूरा ही पूरा इसी बेस पे था कि कोलिजन जब हो रहा है तो दो बॉडी को हम एक साथ मान रहे हैं, एक सिस्टम मान रहे हैं, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है नया, ठीक है। और यही चीज लीनियर मोमेंटम अगर घूमने में हो, रोटेशन क्या हो, तो इसी को हम एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है? एमबी तो पहले था ही, आर रेडियस ऐड हो जाती है। ये रेडियस इस बात को बताती है कि वो चीज घूम रही है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगाऊंगा और ये घूम रही थी तो ये घूमती ही रहेगी, है ना। तो अगर बाहर का फोर्स जीरो, तो जैसा था ऐसा ही रहेगा। अगर कभी नहीं घूमी थी, खड़ी थी, तो ऐसे ही रहेगी। अगर स्पीड क्या बोलते हैं इसकी, ऐसे सेम स्पीड से भाग रहा था तो सेम स्पीड से भागे। जैसे पेंडुलम की घड़ी है, वो हमेशा सेम स्पीड से भागती है, उस पर कोई बाहर का फोर्स काम नहीं कर रहा, समझ रहे। तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। और इसी बात को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ एरिया, कि लॉ ऑफ एरिया को हम बता सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये कहता है जो पहले घूमने की एबिलिटी थी अभी भी घूमने की एबिलिटी वही रहेगी, वो चेंज नहीं, है ना। हम अब घूमने की स्पीड बढ़ेगी या कम नहीं होगी, जैसी थी उतनी ही रहेगी। हर्षिता यहाँ तक कोई डाउट? और तीसरा तो था लॉ जैसे ऑफ पीरियड, जो ये बोलता था कि मान लो अगर एक प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा है, घूमना ही है मतलब वो नहीं रुकेगा, तो ऐसे केस में टाइम कितना लगेगा उसके घूमने में, वो इस बात पे डिपेंड करेगा उसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस हम ये मानते हैं, ये आर, सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये जो, तो थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं, इस पूरे एक्सिस को मैं बोलता हूं मेजर एक्सिस, इसके आधी को बोलूंगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। इसके आधी को बोलूंगा सेमी मेजर एक्सिस। तो इस पे डिपेंड करेगा। जैसे धरती सन के पास है तो कम टाइम लेगी, और जुपिटर बहुत दूर है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। मैंने सबको दिखाया था कि जब हम ये देख रहे थे कि एक प्लेनेट को कितना टाइम लगता है, तो मरक्यूरी को सन का चक्कर लगाने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं, लेकिन नेपच्यून को सन का चक्कर लगाने में 165 डेज लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर ये रेडियस ज्यादा होगी या सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा ही लगेगा, है ना। ये कुछ ऐसा ही बेसिक रूल है कि मान लो ये एक मंदिर है और तुम्हें बोला जाए कि मंदिर के एकदम जो जस्ट आउटस्कर्ट में इसमें घूमो, तो मान लो तुम्हें इसको घूमने में 5 मिनट लगती है। लेकिन बोले कि गांव के बाहर इसकी एक रेडियस बनती है 5 किलोमीटर की, ये घूमना है, गांव के बाहर रेडियस है, और यहाँ पे तुम्हें 2 घंटे लगते हैं। तो क्या जो जो कितना टाइम लगे इस बात पे डिसाइड करता है ना कि उसकी रेडियस कितनी होगी इस केस में, हर्षिता, है ना। अगर पास का चक्कर लगाओगे तो कम टाइम लगेगा, दूर का चक्कर लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम। यही सेम फिलॉसफी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। पीरियड कितना टाइम लगेगा, पीरियड वो इस बात पे डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस। कोई डाउट?
हर्षिता समझ में आ रहा है या कुछ ज्यादा हो रहा है? आ रहा है सर। अच्छा, अदिति हो गया रिवीजन? यस सर। अब मुझे छोटी जल्दी से समरी बता दो। इसमें हमने तो केपलर्स लॉ पढ़ा है, जिसमें हमने 3 लॉ पढ़े हैं। First law is law of orbital, in which we have read about the Copper law, Copernicus, I think something कैप्लर like law, या Kepler तो अपने law, को कैप्लर law. in which sun is in the center and all the planet revolves around it. And the second law we have read is law And what of is the path? area. Which path is traced by the planet? It's elliptical. वेरी गुड, इलेप्टिकल पाथ। इसका And जब भी प्लेनेट घूमेगा सन के अराउंड, वो इलेप्टिकल पाथ में ही घूमेगा, अंडे जैसा शेप। कंटिन्यू। next we have read this the law of area, in which we have read that equal time is equal to equal interval earth के बारे में. And then we have read about the linear momentum and angular momentum. Angular momentum is basically rotational of momentum is moving रोटेशनल ability, इफेक्ट ऑफ and लीनियर मोमेंट। yes, linear is in the straight line. एंड उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा कि L इज इक्वल टू mv/r, एंड देन उसमें रेडियस इसलिए लगा क्योंकि वो एंगुलर है एंड वो मूव कर रहा है, इसकी वजह से. हाँ, थर्ड लॉ इज अबाउट द लॉ ऑफ पीरियड, इन कितने टाइम में हो रहा है. एंड दैट्स ऑल. वेरी गुड, गुड जॉब। हंसिका। हंसिका, आई थिंक शी हैव नेटवर्क इशू, शी इज फ्रीज्ड। हंसिका, आर यू देयर? कोमल। ऐसे सर कुछ पॉइंट फर्स्ट बता दो जो अदिति ने मिस किए हो और तुम और अच्छे से एक्सप्लेन कर। हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी किसी में भी बता सकती हो। भोजपुरी आती हो तो वो भी चलेगा हमारे लिए। सर आदित्य अगर आपने थर्ड बता दिया क्या? क्या थर्ड? हर्षिता? थर्ड लो, कैप्टन थर्ड लो बता दिया क्या आदित्य ने? नहीं, अदिति ने कैप्लर थर्ड लॉ नहीं बताया। मैं बताऊं क्या? नोट किया था मैंने। एक्साइटेड हो बताने के लिए, अभी पढ़ा है इसलिए। हाँ, बताओ बताओ नहीं हर्षिता। सर, डिवीजन तो लेनी होती है। सही बात है। हाँ, हाँ सर, उसमें जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल दिया था टेम्पल वाला, और उसमें आपने बताया था कि जैसे सन के जितने भी डिस्टेंस पे रहेंगे जो जो प्लेनेट, उनमें उतनी दूरी पे वो मतलब उसका राउंड तय करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर वो ज्यादा दूर हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, और पास हैं तो कम टाइम लगेगा। सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जो टाइम पीरियड है, वेरी गुड हर्षिता, टाइम पीरियड जो एक प्लेनेट को लगेगा सन के अराउंड घूमने में, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका एवरेज डिस्टेंस कितना है सन से। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। कोमल, कुछ बताओ। सर थर्ड लॉ में तो यही है कि जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द रेडियस के। सेमी मेजर एक्सिस। यस सर, सेमी बिल्कुल, मेजर एक्सिस। वेरी गुड। देखो, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि पहली बार मैंने कोई चीज पढ़ाई है तो आप वर्ड टू वर्ड वो एक्सप्लेन कर पाओ, लेकिन आप सबने पहले सेशन के हिसाब से अच्छा किया है। अ, हर्षिता, हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि हम सारे नहीं कर सकते अभी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मान लो ये सन है और सन के अराउंड 3 पॉइंट है ABC। जो पॉइंट सन के पास होता है तो उस पे स्पीड मैक्सिमम होती है। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे है VA स्पीड,
यहाँ पे है वी सी स्पीड और यहाँ पे है वी बी स्पीड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सबसे पास में है और ए सबसे पास में होगा तो वी ए सबसे ज्यादा होगा। फिर जो सबसे दूर पॉइंट होगा वहां पे स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो इम्पैक्ट कम है। ठीक है। और इसमें पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालो उनका, तो जहां पे ज्यादा स्पीड वहां पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो सेम की ratio। कोई डाउट हर्षिता? नहीं सर, आपने वो 3 लोग पढ़ाए थे उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज की कमी रख दी, मैंने ये पॉइंट समझाया था कि अगर मैं 3 पॉइंट देखूं, वी ए, वी सी एंड वी बी, तो ऐसे केस में देखा जाता है जो पॉइंट सबसे पास में है वी ए वहां पे स्पीड मैक्सिमम, और जो पॉइंट सबसे दूर है वी सी उस पे स्पीड मिनिमम होगी। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा। क्यों? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर की। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ज्यादा स्पीड तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो ए पॉइंट पे स्पीड ज्यादा तो ए पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और सी पॉइंट पे स्पीड कम तो सी पे काइनेटिक एनर्जी भी। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं वीडियो भी भेज दूंगा, एक बार इसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है। जिससे क्या बोलते हैं, जो पॉइंट बचे हैं और डिटेल में एक्सप्लेन हो जाए। ये बस एक क्विक रिवीजन था ताकि दूसरे बच्चे क्या बोलते हैं, अ, वो कर ले रिवाइज, वरना पकाएंगे नहीं किसी को, है ना, ऐसे बार बार से टॉपिक पढ़ाए। कहीं एक्सपर्ट बन गए तो अदिति और कोमल और बोले कि सर अब हम पढ़ाएंगे, आप छोड़ो। थक गए होंगे आप 12 साल से पढ़ाते पढ़ाते, कुछ हमें भी जिम्मेदारियां दे दो। ठीक है। थोड़ा सा तो मुझे अपने बारे में बताओ, मेरी कितने लोगों से बात हुई थी अब तक, और कहाँ से हो, और पेरेंट्स क्या करते हैं? अदिति नेहरा। सर वैसे तो मैं हरियाणवी हूँ, हरियाणा से ही हूँ, बट मैं हम्म, रहती पंजाब में हूँ। मेरे पापा का बिजनेस है फ्रूट्स का, और हम्म, मम्मा हाउसवाइफ हैं। हम्म। आजकल एक नई टर्म आ गई है हाउसवाइफ के लिए, होम मेकर, है ना, वो घर बनाती है। उनका ही घर बना हुआ है। ओके गुड। हर्षिता, हमारी बात हुई थी पहले? हाँ सर, हाँ, तो हुई थी, कल रात को हुई थी। अच्छा, फिर तो मैंने पूरे लेक्चर तो पहले ही दे चुका होगा मैं। अपने बारे नहीं में बताओ। सर, वैसे अच्छा आपने। हाँ सर, हाँ। मेरा नाम हर्षिता है। वैसे तो मानेरू भिवानी हरियाणा से ही हूँ। भिवानी में मानेरू गांव है वहाँ से। और सर, और मानेरू के पास सर एक धारेडू गांव है, वहाँ पे स्कूल है बिना पानी। वहाँ पे मतलब starting से वहीं इधर है वो, वो है मदर टीचर। मुझे लगता है कि नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, सभी और को ऐसे दिख रहा है क्या? पापा होटल। हर्षिता, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी। हाँ अब दोबारा बोलो। हाँ अब दोबारा बोलो।